जैसा कि तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ज्योग्राफी में लेसन 3 हम लोग पढ़े थे अपवाह। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन रीडिंग सेक्शन की वीडियो देखने के लिए आप लोग को पहले से बताया गया है क्या, पहले 3 से 4 पेज आपको रीडिंग खुद करना है। उसके बाद पुनः आप क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद फिर से जहां तक पढ़ाया गया वहां तक का वीडियो बुक से रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखते आगे। प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्व की ओर बहने वाली जो भी नदी रहेगा वो सब किधर गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में। नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा, मुहाने का मतलब होता है जहां नदी समुद्र में मिलती है उसको कहते हैं मुहाना। तो अपने मुहाने पर क्या करती है, कई नदियां डेल्टा बनाती है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती 2 ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब अरब सागर में जाकर गिरती है। 2 ही नदी है जिसका नाम है, एक नर्मदा, दूसरा ताप्ती, और ज्वारंत मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाद द्रोणियों का आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, मतलब ये थोड़ा छोटा नदी है। अब देखो नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज में बहती हुई तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। जहां खूब भयानक ऊपर से नीचे गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। नर्मदा का जो सहायक नदी क्या है, बहुत ही छोटी छोटी, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में स्थित है। नर्मदा का द्रोणी कहाँ पे ज्यादा, मध्य प्रदेश और गुजरात में। तापी श्रेणी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुरा के श्रृंखलाओं में हुई है। कहाँ पे, सतपुरा के जंगलों के श्रृंखला में हुई है, बैतूल में। यह भी नर्मदा का समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है, मतलब बहुत लंबा नहीं है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदी की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम है साबरमती, माही, भारत पूजा और पेरियार जो केरल में पूज्य नदी है। उन राज्यों के नाम बताए जाए नदी बहती है। साबरमती हमारा गुजरात में है ना, पेरियार जो है केरल में है। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाटों की ढालों में निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी हमारा गोदावरी जो निकलती है उसके बाद सीधे कहाँ जा गिरती है, बंगाल खाड़ी में। प्रायद्वीपीय नदियों में इसकी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसका द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी है। ये तीनों सहायक नदी बड़ी बड़ी नदी है जो जाकर मिलता है किसमें, गोदावरी में। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बहुत बड़ा आकार है और बहुत विस्तार के रूप में बहता है, इसलिए इसका नाम है गोदावरी का दक्षिण गंगा। महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ में, और यह उच्च भूमि से होते हुए उड़ीसा के बहुत सारे जो बंगाल खाड़ी में मिल जाता है जाते हुए। इस नदी की लंबाई 60 किलोमीटर। इसके अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर जो है बंगाल की खाड़ी में लगभग कितना बहती है कृष्णा नदी, 1400 किलोमीटर। तुंगभद्रा, कोयना, घाटवा, मुंशी तथा भीमा इसके कुछ सहायक नदी। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई, मतलब ये ज्यादातर कहाँ बहता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कावेरी। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडुलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काविनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने एटलस में इनकी
स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब देखेंगे एटलस में कि ये सब नदी कहाँ पे है। झीलें, कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। कश्मीर में जो आप देखेंगे नाव में घर बना हुआ था शिकारा, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आज आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। अगर मान लो वो झील में नाव नहीं होता, वैसा तुमको शिकारा नहीं होता और उतना पर्यटन स्थल है, तो क्या वो उतना आकर्षित होता? नहीं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। जहां पृथ्वी की सतह पर एक गर्त वाला भाग रहेगा, मतलब गड्ढा वाला, और उसमें पानी जमा हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? झील। भारत में भी बहुत से झील है। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। सबका अलग अलग भिन्नता गुण है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कुछ में क्या होता है? सिर्फ वर्षा ऋतु में पानी आता है। जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। मतलब कुछ ऐसा भी होता है जो डायरेक्ट वातावरण में आया अपने से, और कुछ जो है मानव का अपना क्रियाकलाप, मतलब गड्ढा करके उसमें बनाया झील। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गौखुर झील का निर्माण करती है। स्प्लिट तथा बार यानी रोधिका तटीय क्षेत्रों को में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। मतलब अंतर्देशीय वाले झील क्या होता है? ज्यादातर मौसमी, मतलब मौसम में वर्षा में भी पानी। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील जो एक लवण जल वाला झील है। मतलब नमकीन। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका जो मतलब जल है उसका उपयोग किस लिए होता है? नमक का निर्माण के लिए। मीठे पानी के अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में। मीठे पानी का अधिकांश झील कहाँ पे है? हिमालय क्षेत्र में। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बना है। दूसरे शब्दों में ये सब तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। यह किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बारापानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें से मीठे पानी झील का नाम है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। मतलब जल विद्युत बनाने के लिए क्या किया जाता है? नदियों पे बांध बनाए जाते हैं और झील का निर्माण हो जाता है। गुरु गोविंद सागर यानी भाखड़ा नंगल परियोजना पे जो बना है, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप बनाने से सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय में यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा मनोरंजन प्रदान करती है। मतलब झील जैसे मान लो कोई डैम बनाता है तो वो भी एक प्रकार का झील हो जाता है और इससे सालों भर पानी जो उस नदी में बढ़ते रहता है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्यों के उन शहरों की ओर एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे से, मतलब प्राचीन काल से ही हमारा जो पूर्वज लोग बसे हैं नदी किनारे बसे। क्यों? नदी किनारे उनको पानी हमेशा मिल गया, चारागाह मिल गया, मवेशियों के लिए, फैक्ट्री के लिए, किसी भी चीज के लिए, हर जगह के लिए पानी मिल गया। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण के में नदियों का महत्व अधिक महत्वपूर्णता है। मतलब नदी में से ज्यादातर काम इसका हो पाता है। नदी प्रदूषण।
नदी जल की घरेलू उद्योग तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसका गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल को निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी से में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। मतलब जितना पानी जितना शुद्ध कर पाएगा उससे ज्यादा उसको प्रदूषण करते जा रहे हैं, तो जल हमारा क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, ज्यादातर औद्योगिकरण हो रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक बात विचारने पड़ते। मतलब अगर हमारा नदी जल मान लो कि स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो हमारे लिए पीने योग्य पानी, काम करने योग्य पानी, सारा चीज का योग्य पानी हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रदूषित है तो हम लोग को पानी पीने के लिए सब जगह दूसरे जगह से लेना होगा, और इससे ये भी हो सकता है कि हमारे जो पीने लायक पानी भी है वो भी प्रदूषित हो जाए। इसलिए जहां तक हो सके तो प्रदूषण से उसको बचाना चाहिए। ठीक है, आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अगला दिन हम लोग दूसरा लेसन करेंगे। इसमें जितना आधारित क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, पहले खुद करना है रफ कॉपी में, उसके बाद पुनः जब हम आंसर भेजेंगे तो आपको क्या करना है, इसका जो है हेयर कॉपी में इसको आप लिखेंगे। ठीक है, ओके बाय। घर में प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है। कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसलिए घर में ही रहना है। साथ ही साथ आपको गर्म पानी घर में पीना है। ओके।